हेलो सर, गुड टू सी यू। कैसे हो आप? आई एम फाइन, आप सुनाएं। ऑल वेल, ऑल वेल। कितने साल हो गए आपको जर्नलिज्म करते हुए? 38? हाँ, मैं 1987 में मैंने शुरुआत की थी। अच्छा अच्छा। सो 13 एंड 25, और 38। अभी आप सीनियर एसोसिएट एडिटर प्रिंट के साथ जी जी और ट्रिब्यून के चीफ ऑफ ब्यूरो भी आप जी रह जी। चुके हो। तो इतना सारा लंबा काम किया आपने, कैसा लगा आपको हरियाणा? अब तो हरियाणा से ही हो ना? मैं हरियाणा से ही हूँ। वाह। हम इनफैक्ट हमारा जो परिवार है हम्म। वो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आया था। अच्छा। 1947 में हम हांसी सेटल हुए थे। ओके। तो मेरे फादर टीचिंग में थे। हाँ। तो जब व्हेन आई वाज इन थर्ड क्लास तो हम चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हुए। वो तो मेरी थर्ड क्लास से 9th क्लास तक मेरी चंडीगढ़ में रही एजुकेशन। उसके बाद फिर आए 2-3 जगह पे, केसरी है अम्बाला के पास, जींद, और इवेंचुअली वी सेटल्ड इन फतेहाबाद। तो ओके। अब हमारा होम टाउन इन ए वे फतेहाबाद बन चुका है। अच्छा, तो आप कहाँ से आए थे माइग्रेट करके पाकिस्तान में? ये मुल्तान के अंदर एक कबीर वाला जगह बोलते हैं, कबीर वाला। कबीर वाला, हाँ ओके। जी, हाँ जी। करनाल से आगे भी एक छोटी सी जगह है जहाँ पर मुल्तान के आसपास से आए हुए लोग एक ही जगह पे रहते हैं। ओके। वो तरावड़ी, तरावड़ी तो नहीं, टी से ही कोई नाम है, हाँ, नहीं जो वैसे तो किला है हरियाणा, उसके हाँ, अंदर में। हरियाणा में बहुत हाँ सारी हाँ। जितने भी सिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट हब सिटी में, गुड़गांव की बात कर लीजिए, फतेहाबाद कर लीजिए, पलवल कर लीजिए, सब जगह है जो पाकिस्तान से आके बसे हुए हैं लोग। तो सर, अभी रिसेंट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रहे हैं हरियाणा में, उसको आप कैसे देखते हैं? अभी रिसेंटली जो कांग्रेस के सीएलपी लीडर अपॉइंट हुए हैं और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उसके ऊपर आपका क्या देखो, ओपिनियन है? अब ये देखिए कि जब 2024 का इलेक्शन था, तो क्योंकि जब हमने 2024 का लोकसभा इलेक्शन कवर किया, मैंने राजस्थान के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज की थी, हरियाणा तो पूरा किया था, तो इट लुक्ड क्वाइट एविडेंट कि सरकार आ ही जाएगी। और उसके पीछे एक कारण था। सबसे बड़ा कारण ये था कि एक तो 10 में से 5 सीट तो ये जीत ही गए थे लोकसभा की, और आउट ऑफ 90 असेंबली सेगमेंट्स 46 में कांग्रेस की लीड थी। और एडवांटेज विधानसभा में एक ये होने वाला था कि अगर हम पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनका एक ट्रेंड देखते हैं ना, तो 40 सीटों को जाट डिसाइड करते हैं। जाट कम्युनिटी कम से कम 40 सीटों को डिसाइड करते हैं वो। अब पिछली बार उसमें से 10 जेजेपी ले गई थी, एक अभय सिंह की आईएनएलडी ले गई थी 11। तो लगभग इनकी जो 31 सीटें थी उनमें से 3 आप नू की छोड़ दो कांग्रेस की, और कुछ एक और छोड़ दो, तो मतलब 24-25 की सीटें जाट डोमिनेटेड सीट्स इनके पास आई थी। इस बार जेजेपी कमज़ोर थी, आईएनएलडी पहले से ही कमज़ोर थी, तो ये लग रहा था कि कम से कम वो 40 सीटें तो ये छोड़ेंगे ही नहीं। और बाकी इधर उधर से नू से भी 3 सीटें आएंगी, अम्बाला से भी आ जाती हैं, सिरसा से, फतेहाबाद से भी आ जाती हैं, तो ये आराम से 55 के करीब ले सकते हैं, ऐसा लग रहा था। मगर जब रिजल्ट्स आए तो देखो, भिवानी की जाट सीटें बीजेपी ले गई, जींद की जाट सीटें बीजेपी ले गई, सोनीपत की भी काफ़ी सारी सीटें बीजेपी ले गई, हिसार की ले गई। तो सारे मतलब कहते तो सौदा ही पलट गया। तो उस वक्त जो आपने बात की कि इन्होंने अब जो अपॉइंटमेंट की है, तो अब उसके बाद ये लग रहा था कि देयर विल बी ए मेजर शेकअप, और ऐसे हिंट्स भी दिए थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि राहुल गांधी खुद जो है चंडीगढ़ पहुंचे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस में, वहाँ जाके उन्होंने अपना माइंड बताया कि मैं किस तरीके से इसको करना चाहता हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स डायरेक्ट इलेक्ट हुए, ऐसे मतलब नॉट इलेक्ट, सिलेक्ट हुए, तो डायरेक्ट फ्रॉम द हाई कमांड। नॉर्मली क्या होता है कि प्रेसिडेंट बनता है और वो लिस्ट बना के और उसको अप्रूवल करवा के करता है, और इस बार पहले प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बने। और उसके बाद जब ये अपॉइंटमेंट्स हुई तो लोगों को लगा कि वो जो मेजर शेकअप वाली बात थी वो तो कहीं थी नहीं, क्योंकि आई मीन भूपिंदर सिंह हुड्डा इज़ ऑब्वियस चॉइस, क्योंकि सबसे ज़्यादा एमएलए उन्हीं के पास हैं, सबसे सीनियर मोस्ट लीडर भी वही हैं। तो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो चॉइस कोई थोपी गई लगती है, क्योंकि सभी एमएलएज ने भी उन्हीं की, सभी नहीं तो कम से कम मेजॉरिटी एमएलएज ने उनको सपोर्ट किया था।
बट सवाल ये है कि ये चीज़ तो बड़ी जल्दी की जा सकती है, उसके लिए 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो रही बात जो राव नरेंद्र सिंह की, ये लोग मतलब उनका नाम का जिक्र कम लोग कर रहे थे। लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है एक पोस्ट जो है हुड्डा फैक्शन को दी जाए, एक किसी दूसरे को दी जाए। तो नाम ये आ रहे थे कि अगर हुड्डा फैक्शन से कोई प्रेसिडेंट बनता है तो हो सकता है दीपेंद्र हुड्डा प्रेसिडेंट बन जाए, और लीडर ऑपोजिशन किसी और को बनाया जा सकता है, या फिर लीडर ऑपोजिशन अगर इन कैंप में हो तो हुड्डा साहब भी हो सकते हैं, और या किसी कादियान साहब का भी जिक्र आया था बीच में, शोकर हुड्डा जी का भी जिक्र आया था। तो ऐसा कुछ होता है तो फिर दूसरे पक्ष में से किसी यंग लीडर को बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट। बट ये राव नरेंद्र सिंह का नाम उतना ज़्यादा कभी भी चर्चा में आया नहीं था ऐसा। तो ये कौन से फैक्शन से हैं फिर? वो तो यही कह रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जबकि जबकि आपने देखा होगा कि राव कैप्टन अजय सिंह ने एक ट्वीट किया, संपत सिंह ने भी किया कि यही करना था तो 1 साल वेट करने की क्या जरूरत थी, और उनका ये इंडिकेशन था कि ये सब कुछ हुड्डा कैंप से ही हुआ है। तो सर इसमें जैसे आपने ये कहा कि 1 साल वेट करने की क्यों जरूरत थी, पर क्या आप अगर देखें तो हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइडलाइन करके किसी नए को रिप्रेजेंट करना या किसी नए को अपॉइंट करना, क्या ये अपने आप में एक सुइसाइड नहीं होएगा? आप मतलब हुड्डा को साइडलाइन कर सकते हो धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट करके, पर एकदम से आप अचानक करो तो क्या ये कांग्रेस पार्टी को थोड़ा नुकसानदायक नहीं नहीं, होएगा? आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली आप ये देखिए कि 2014 में जब कांग्रेस हारी, उसके बाद इन्होंने हुड्डा को साइडलाइन किया। इन्होंने क्या किया कि अशोक तंवर पार्टी के प्रेसिडेंट थे, लीडर ऑफ अपोजिशन तो इनका बन नहीं सकता था क्योंकि इनके एमएलए कम थे। लीडर ऑफ अपोजिशन तो अभय सिंह चौटाला थे, मगर सीएलपी लीडर जो है उन्होंने किरण चौधरी को बनाया। अब जो अगले 5 साल थे टू द रन अप ऑफ 2019 लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस, किरण चौधरी की जो एमएलएज हैं उनके साथ पटरी नहीं बैठ पाई, क्योंकि एमएलएज तो सभी रोहतक, सोनीपत, झज्जर रीजन से जीत के आए हुए थे उस वक्त पे, जो हुड्डा बेल्ट थी ना, और किरण चौधरी उस बेल्ट से नहीं थी, तो उनका आपस में तालमेल ही नहीं बैठा। लोकसभा इलेक्शन तक यही चला, बट जब असेंबली इलेक्शन के लिए टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो उस वक्त उनकी आपस में टकराव काफ़ी हुआ। तो उसके बाद उन्होंने अशोक तंवर को अचानक से हटा के कुमारी सैलजा को बना दिया। हालांकि कुमारी सैलजा भी हुड्डा कैंप से नहीं, उनको अलग, बिल्कुल अलग कैंप है उनका, बट वो रही। अब जब 2019 के इलेक्शन के बाद इनके पास अच्छी सीटें आ गई और ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो 2022 के अंदर उदय भानजी को पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया, जो कि उनके खुद के कैंप से हैं। तो ये आपकी बात सही है कि जब कांग्रेस के पास जितने एमएलए आ रहे हैं उनमें से मोर देन 70% उन्हीं के प्रभाव से आ रहे हैं, तो उनको साइडलाइन करना उतना आसान तो नहीं है। तो क्या एक मेक और ब्रेक वाला डिसीजन भी नहीं हो सकता था इस वक्त, जो मतलब कि भाई हम अब नहीं चाह रहे जो पुराने तरीके से जो राजनीति कांग्रेस की हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, उसको छोड़ के हमारे को एक नए लीडर के थ्रू हमारे को आगे जाना है? नहीं, कम से कम जो ये देरी हुई इसको देख के सभी को ये लग रहा था कि वो मेक और ब्रेक वाला ही कुछ ना कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, ऐसा लग रहा था। और तभी तो कैप्टन अजय यादव और प्रोफेसर संपत सिंह ने जो लिखा, ट्वीट किए उनकी नियुक्ति पे, तो क्योंकि सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि कोई ना कोई अभी जैसे मैंने पीछे स्टोरी की इन पे ब्रिजेंद्र सिंह की जो यात्रा है उसके लिए, तो मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरी राहुल जी से बात हुई है और उनका आशीर्वाद है। मगर अभी परसों जब बीके हरिप्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने तो ये बोला कि ना तो चौधरी वीरेंद्र सिंह एमएलए हैं, ना उनका बेटा एमएलए है, तो हमारी पार्टी की तो ये
यात्रा है नहीं, पार्टी का काम तो वही जो हुड्डा जी हैं वही करेंगे। उस पे भी मैं आऊंगा, पर उससे पहले हम हुड्डा को निपटा लेते हैं, हालांकि हुड्डा निपटने वाली चीज नहीं है। नहीं, हमें क्यों निपटाना है, हमें क्यों निपटाना है, वैसे भी इज ए नाइस नाइस पॉलिटिशियन। पर्सन। पर अच्छे लोगों की दुनिया कहाँ है ये? तो खैर खैर कितना इम्पैक्टफुल होगा ये अपॉइंटमेंट्स देखिए, कांग्रेस के रिवाइवल के लिए? कितना मैं आपको इम्पैक्टफुल बताता हूँ होगी? कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम्म हरियाणा में जो अब तक होता रहा है, हम्म तो कांग्रेस जब जब भी ओपोजिशन पावर में आई है ना, हम्म चाहे आप 1977 में जब जनता पार्टी आई, 1987 में चौधरी देवीलाल की पार्टी आई, उसके बाद 1999 से 2005 तक अपना चौटाला रहे, तो कांग्रेस पावर में आती है बिकॉज ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी। दे नॉर्मली डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, एंटी इनकम्बेंसी से ही आ जाती है, मतलब वो तो एक ऑल्टरनेटिव है ही है। ये फिनोमेना काफी लंबे टाइम तक उनके दिमाग में था, चलता रहा, मगर अब वो सारा बदल गया लगता है। जो तीसरी बार बीजेपी का पावर में आना कोई छोटी चीज नहीं है ना, हाँ तो वो बदल गया है। अब जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो बीजेपी को 15 साल हो चुके होंगे। अब उस वक्त अगर लोगों को कुछ भी चेंज सोचना है, कुछ भी ऑल्टरनेटिव देखना है, तो सिवाय कांग्रेस के कुछ होगा नहीं। तो नाउ इट विल डिपेंड कि उस वक्त पे क्या स्थितिज होती हैं, क्या क्या हालात होते हैं, क्या इश्यूज होते हैं। क्योंकि एक चीज़ मान के चलिए, 4.5 साल क्या होता है उसका इस देश में कोई फर्क नहीं है। लास्ट 6 महीने जो है ना वो इलेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। अगर आप ध्यान दें तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में एटलीस्ट हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी बीजेपी की। बालाकोट और ये जो एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद सारा कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया उसके बाद। तो सारा कुछ तो पिछले लास्ट 6 महीने में बदल गया। हाँ, वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था इमोशनली। तो सर अगेन मैं उसी बात पे आता हूँ, जैसे